अगर सामने वाले ने सम्मान नहीं किया तो टेंशन उसकी है ना, गलत उसने किया तो फिर हम क्यों ले रहे हैं, उसकी टेंशन उसको लेने दो। हम फिर अपने ऊपर टेंशन लेकर के हम भी वही गड़बड़ कार्य करते तो उससे तो फायदा नहीं है। तो हमें बस निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा के कार्य करने। तो महामंत्री का कार्य है कि ये जो योजनाएं तैयार होती हैं इनको क्रियान्वित करना, पिछली बार की मीटिंग में जो डिसाइड हुआ वो भी बताना, आगे जो करना है, जो हमारा कार्य जितना हो चुका वो सब प्रस्तुत करना। इसके साथ में संचालन इत्यादि का भी कार्य रहता है महामंत्री का। संगठन मंत्री का दायित्व है संगठन को एक सूत्र में पिरो करके रखना, क्योंकि होता है कई बार जितना भी समझाओ फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कभी कुछ बुरा लगा या कुछ हुआ तो एक व्यक्ति इधर चला गया उधर चला गया। तो संगठन में अपने सारे लोगों को जोड़ करके रखने का काम संगठन मंत्री के माध्यम से होगा। इसके साथ में एक अपना कोषाध्यक्ष, जिनको कोष भी मेंटेन करना है और कोष से संबंधित जानकारी भी मेंटेन करनी है। और इसके साथ में अपना सोशल मीडिया प्रभारी भी हैं जिला स्तर पे, जिनको अपना सोशल मीडिया एक्टिव रखना है। जिला स्तर पे अपना फेसबुक इत्यादि का पेज बनाकर, इंस्टाग्राम पर जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो दुनिया को कैसे पता चले वो हमें बताने पड़ेंगे। अब अगर हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे ही करते रहेंगे तो हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो नहीं दे पाएंगे। स्ट्रॉन्ग मैसेज तब दे पाएंगे जब राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे हमारे सेपरेट अपना सांगठनिक फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब इत्यादि के पेजेस होंगे और हम उनको सक्रिय बना करके रखेंगे। उसमें सहयोग सभी को करना है। इसके साथ में फिर एक अपना संवाद प्रभारी भी है। तो संवाद प्रभारी का दायित्व है कि संवाद के माध्यम से लोगों को जोड़ना, जो भी संदेश आया वो लोगों तक पहुंचाना, लोगों की रिपोर्टिंग इकट्ठी करना और लोगों की रिपोर्टिंग इकट्ठी करके मुख्य रूप से अपने पास रखने का काम प्रभारी का है। फिर उनसे जब रिपोर्ट मांगी जाएगी तो प्रभारी से मांगी जाती है, प्रभारी से प्रदेश प्रभारी मांगती है और फिर प्रदेश प्रभारी से यहाँ से केंद्र से मांगी जाती है। तो अगर आपके पास भी कभी कोई संदेश आता है कि ये रिपोर्ट देनी है तो उसमें आनाकानी ना करें, क्योंकि वो राज्य प्रभारी को शौक नहीं, तो केंद्र से मांगा जा रहा है। और केंद्र में क्यों मांगा जा रहा है, तभी तो हम बड़े प्रामाणिकता से और बड़े गर्व के साथ कह पा रहे हैं कि आज लाखों की कक्षा में भारत के अंदर पतंजलि, महिला पतंजलि के संयुक्त स्वरूप में इतनी सारी कक्षाएं लगा करके करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा है। तभी तो हम प्रामाणिकता के साथ कह पाते हैं कि हमने कितने हजार लोगों को, लाखों लोगों को प्रशिक्षण दिया है। हम में से भी तो कितने लोग प्रशिक्षण लेकर के पहुंचे ना यहाँ तक। किसी ने ऑफलाइन प्रशिक्षण लिया, किसी ने ऑनलाइन प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण लेकर के अपनी कक्षा शुरू की और फिर उसके पश्चात सेवा के आनंद को लेते हुए अब गुरु का आशीर्वाद लेने हम यहाँ हरिद्वार में पहुंचे हैं। तो ऐसे जो भी जानकारी मांगी जाती है उस जानकारी के पीछे एक उद्देश्य होता है। और उद्देश्य अगर हमें कभी ना भी समझ में आए तो भी हमें बस गुरु की आज्ञा तो पालन करनी है। तो ये हमारे संगठन का भी स्वरूप हमें ध्यान रखना है कि हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे दायित्व क्या क्या। और योग कक्षा तो सबको लगानी है। फिर जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी योग शिक्षक हैं, मई समिति में पद हो या ना हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम सबको लेनी है, हम सबको ये कार्य करना है। तो ये एक स्वरूप हुआ हमारी संगठन का, हमारे संस्था का, जो भी बृहद रूप में हम जानते रहेंगे आने वाले सत्रों के अंदर। बहुत कुछ आप लोगों को पता चलने वाला है, लेकिन जो भी पता चलेगा वो हम लोगों को याद भी रखना है ताकि हम सब तक उसे प्रेषित कर सके। चलो अब थोड़ा सा इस विषय के ऊपर आते हैं कि जो हमारी कक्षाओं का स्वरूप है उसमें हमें रोग अनुसार योग लेकर के चलना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उदर रोग, मधुमेह, गैस, कब्ज, अम्लपित्त इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये तो पेट तो सबसे मेन है ना हमारा। अब ये पेट जो है इसको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी है। आज सुबह ही हम बात कर रहे थे कि पाचन जो होता है वो मुख्य रूप से कहाँ होता है, पेट में होता है। आमाशय जो हुआ हमारा, अब ये पेट में कितनी देर तक भोजन रहता है, 4 से 6 घंटे। क्यों रहता है, देखिए जैसे ही हम अपना भोजन तैयार करते हैं तो पहले ही रूप में हम उसको छोटा छोटा पीस में मतलब बांटने का प्रयास में लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो भोजन से पोषक तत्व तब निकाल पाएगा जब हमारा भोजन बारीक से बारीक स्वरूप में पहुंच जाएगा, छोटे से छोटे स्वरूप में। इसलिए रोटी को तोड़ करके खाते हैं। इसलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ी ग्रास नहीं लेनी चाहिए, छोटा छोटा हम लोगों को रोटी या चावल जो भी हम खा रहे हैं तो
उसको बहुत कम कम मात्रा में लेकर के अंदर जाना चाहिए, ताकि हमने जो भी लिया पहले मुख के अंदर उसे अच्छे से चबाया जा सके। तो पहले हाथों से उसको तोड़ने का कार्यक्रम किया, फिर मुख के अंदर गया, फिर मुंह से चबाया। और एक बात हमेशा याद रखनी कि हमें दांतों का काम हाथों से नहीं लेना, इसलिए बहुत अच्छे से हम लोगों को चबा चबा करके भोजन करना है। तो चबाने के पश्चात और लार के साथ मिक्स होने के पश्चात ये जो हमारी श्वास नली है इसके पीछे ही होती है, यही सेंटर में ही भोजन नली। ये भोजन नली कहां तक जाती है? जाती है हमारे पेट तक। तो ये पेट तक जाकर के हमारे पेट तक भोजन को पहुंचा देगी। दिमाग के पास एक इंस्ट्रक्शन जाएगा कि भोजन आ चुका है, तो दिमाग क्या कहेगा? भोजन आ गया तो पचाओ। और पचाने के लिए जो एसिड रिलीज करने चाहिए वो एसिड रिलीज करने का काम हमारा पेट करेगा। और ये रिलीज होने के पश्चात जो भोजन है उसका अच्छे से मंथन होगा हमारे पेट के अंदर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मक्खन निकालने के लिए मथनी से मथते थे ना, दही को दूध को, वो मथने का जो कार्यक्रम होता था, बिल्कुल वैसे ही मंथन हमारे पेट के अंदर होता है। और एसिड के साथ में मिल करके हमारा भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छे से टूट जाता है। और फिर उसके पश्चात जो हमारा पेट है वहां से जुड़ी होती है अंत में उसके एक छोटी आंत का पहला भाग, जिसको कहते हैं ड्यूडेनम। अब ये जो भाग है यहीं पर आपका गॉल ब्लैडर जो है वो एसिड भेज रहा है दूसरा। वो किस प्रकार का एसिड है? वो ऐसा एसिड है कि अभी तक तो भोजन पचाने वाला एसिड था, अब भोजन के अंदर जो फैट है, जो घी खाया, जो तेल खाया, उसको पचाने के लिए जो एसिड चाहिए वो हमारा गॉल ब्लैडर लीवर से लेकर के हमारे ड्यूडेनम पेट में डाल देता है। अब इसके पश्चात हमारा भोजन प्रवेश कर चुका है अब छोटी आंत के अंदर। अब छोटी आंत क्या करती है? छोटी आंत का काम होता है भोजन को जो पच करके आया है उसको अलग करना है और पोषक तत्व खींच लेने हैं। और ये पोषक तत्व खींच करके छोटी आंत की जो दीवारें हैं वो इकट्ठा करती हैं। उनकी दीवारों में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर जैसे से बहुत पतले पतले माइन्यूट छोटे छोटे से, और वो भोजन के पोषक तत्वों को अपने अंदर खींचते हैं। आपके भोजन के अंदर जो ग्लूकोज है वो भी निकलेगा, आपके भोजन के अंदर जो मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, आयरन है, वो सब कुछ निकालेगी छोटी आंत। और फिर अगर कोई गड़बड़ चीज खा ले तो वो भी निकाल लेती है। हम जहर खा लें तो पूरे शरीर में कैसे फैलता है? ऐसे ही तो फैलता है कि हमारे छोटी आंत में पहुंचा और फिर वहां से पूरे शरीर के अंदर चला जाता है। वो थोड़ा कुछ चीजें बहुत तेजी से काम करती हैं। तो ऐसे छोटी आंत जो है उसको इकट्ठा करके पोषक तत्वों को फिर उनका क्या करती है? उनको भेजती है लीवर में। आपका जो लीवर है, कलेजा जो यहाँ है, कहाँ है? यहाँ आपका कलेजा है, लीवर वहां भेजती है एक नली के माध्यम से। और फिर जो मल बच जाता है उसका क्या होता है? छोटी आंत के नीचे क्या है? बड़ी आंत। तो मल चला जाता है हमारा बड़ी आंत के अंदर। और बड़ी आंत में क्या होता है कि उस मल से पानी अलग हो जाता है, और वो मल जिसको पित्त भाग बोलते हैं वो अलग हो जाता है हार्ड होकर के, फिर वो हमारा मल द्वार से बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया में करीबन 6 घंटे तक तो भोजन पेट में ही रहना है। फिर उसके पश्चात पूरी ये 32 फीट लंबी यात्रा तय करनी है। और वो यात्रा तय करने के पश्चात फिर भोजन मल द्वार से बाहर निकलता है। अब समस्याएं कहाँ कहाँ आती हैं कि देखो, एक समस्या तो होती है कि भोजन अपचन की समस्या, कि भोजन मतलब यहाँ ठीक से पचा नहीं, ये पेट में नहीं पचा। अब इसके पीछे कारण क्या क्या हो सकता है? क्योंकि आंत नहीं पचाएगी आपका भोजन, भोजन पचाएगा पेट ही। इसके पीछे कारण हो सकता है हमने भोजन के तुरंत बाद पानी पीने का अभ्यास बनाया हुआ है ये, या हमारे पेट के अंदर जो इस तरह से जो अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए, जिसको जठराग्नि कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, और एलोपैथी की भाषा में क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं जूसेस, एंजाइम्स। हाँ, एंजाइम्स वो ठीक से रिलीज नहीं हो रहे, काम ठीक से नहीं हो रहा, तो अधपचा भोजन नीचे जा रहा है। तो अधपचा भोजन जाएगा, भोजन ठीक से पचेगा ही नहीं, तो आते उसमें से सोख पाएंगे? कुछ नहीं सोख पाएंगी, तो पोषण ही नहीं मिलता है। इसलिए भोजन का पचना भी जरूरी है। फिर दूसरा, कई बार क्या होता है कि हमारी आंतें ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही,
वो भी एक समस्या होती है। तो भोजन खाया और वो ऐसे ही निकल गया, आंतें उससे एब्जॉर्प्शन नहीं ले पा रही, वो आंतों की कमजोरी होती है। जैसे कहा जाता है ना, ये अपना टाइफाइड, ये किसका, आंतों का बुखार होता है, आंतों को कमजोर कर देता है। तो इसीलिए वो एक समस्या होती है। या फिर जो है हम लोग कई बार लोगों को पाइल्स फिशस फिस्टुला की समस्या हो जाती है, कब्ज की समस्या हो जाती है कि भोजन पच तो गया लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा। वो भी आंतों की कमजोरी की वजह से होता है कि कब्ज हो गई। आंतों की कमजोरी के अलावा इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमने क्या खाया। अगर हम सिर्फ गरिष्ठ भोजन खा रहे हैं तो 100% चांसेस हैं कि हमें कब्ज हो जाएगी। हमें गरिष्ठ भोजन के साथ साथ उस भोजन के अंदर थोड़ा फलों को मिलाने की आवश्यकता है, इसीलिए सलाद खाने की आवश्यकता है। इसके साथ में कुछ ऐसी चीजें जो भोजन को नीचे ही सरकाने का काम करती हैं, लुब्रिकेशन का काम करे, वो फैट की आवश्यकता है, वो भी चाहिए हमारी आंतों को। तो इन सारी प्रक्रियाओं में जो भी गड़बड़ है उसको पूरी और ये जो डायबिटीज है ये भी पेट का रोग है। ये हमारा जो पेनक्रियाज है ये भी तो पेट का ही भाग है, एक ग्रंथि है जो इंसुलिन नाम के एक हार्मोन को सिक्रेट करती है। और ये हार्मोन क्या निर्धारित करता है कि जो हमारा रस बन करके ब्लड के अंदर आ रहा है वो कितना है, ताकि हमारे जो उसमें जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में वो ग्लूकोज इकट्ठा हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके। लेकिन अगर कोशिकाओं की आवश्यकता से ज्यादा शुगर, ज्यादा ग्लूकोज हमारे रक्त के अंदर घूमने लगेगा, वही डायबिटीज है। और वो कब घूमेगा, जब हमारे सिस्टम को ये पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कितना ग्लूकोज डालना है। और बताने का काम कौन करता है, बताने का काम इंसुलिन करता है। इंसुलिन कौन निकालता है, पेनक्रियाज निकालता है। अब इंसुलिन के सिक्रीशन में गड़बड़ होती है तो वो पेनक्रियाज की समस्या है। अब इसको ठीक कैसे करना है, इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए आज जो हमने सुबह 10 आसन लिखे थे पेट के, क्या क्या लिखे थे बताओ तो जरा। मंडूक आसन अगला, शशक आसन तीसरा, योग मुद्रासन चौथा, वक्रासन पांचवा, गौमुखासन। अर्धमत्स्येंद्र भी कर सकते हैं लेकिन अभी 10 पैकेज में यही रखे गए क्योंकि अर्धमत्स्येंद्र आसन सब लोग नहीं कर पाते। अच्छा, फिर उसके बाद 5 आसन कमर के बल लेट करके, वो कौन कौन से थे, कौन सा, उत्तान पादासन, और फिर नौकासन, और फिर पवन मुक्तासन, फिर सेतु बंधासन, फिर पादांगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। ये याद कर लेने, ये पेट के हैं। पेट की किसी भी प्रकार की समस्या में यही आसन करने। पेट मजबूत तो सारा सिस्टम मजबूत। फिर उसके पश्चात कुछ निर्देशन है। अब ऐसा होगा, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि सारे आसन नहीं कर पाएंगे। किसी के कमर में बहुत ज्यादा दर्द है तो हम उसको नौकासन नहीं करा सकते, हम उस व्यक्ति को उत्तान पादासन नहीं करा सकते। ज्यादा दर्द है तो हल्के फुल्के दर्द में तो हो जाता है। तो ऐसी समस्या में कि अगर कुछ आसन हम नहीं कर पा रहे तो हमें 3 से 5 वो आसन ढूंढ लेने हैं जो हम कर सकते हैं। और उन्हीं आसनों को, क्योंकि समस्या ज्यादा है तो उन्हीं आसनों को हमें 1-1 घंटे तक दोहरा दोहरा करके बार बार करते हुए पूरा टोटल 1 घंटे तक अभ्यास करना है। जैसे मधुमेह, डायबिटीज से या कॉन्स्टिपेशन से या फैटी लीवर की समस्या से जो पीड़ित लोग हैं वो और कुछ नहीं तो कम से कम मंडूक आसन, वक्रासन और पवन मुक्त आसन ही कर ले। कौन कौन सा बोला, मंडूक आसन, वक्रासन, पवन मुक्त आसन, गौमुख आसन कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इन आसनों को लेकिन 1 घंटे तक करना है, फिर रिपीट कर करके 5 मिनट एक किया, 5 मिनट दूसरा किया, फिर थोड़ी देर रेस्ट करके फिर कर लिया। तो टोटल दिन का अभी ये दिखा हुआ ना, इन्हीं आसनों को 10 आवृत्ति में 1 घंटे तक करें। एक एक आसन की 10-10 बार आवृत्ति करेंगे तो 1-1 घंटे तक अभ्यास करेंगे। तो ये तो हुआ एक पहला निर्देशन। और जैसे अस्थमा के जो रोगी हैं वो भस्त्रिका प्राणायाम कर ले। इन्हीं आसनों के साथ में प्राणायाम भी, जैसे आज सुबह भी बात कर रहे थे, आभ्यंतर या दीर्घ श्वसन के साथ हम लोग इसको कर सकते हैं। आराम आराम से श्वास लें, आराम आराम से छोड़ें तो भस्त्रिका भी हो जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को कोलाइटिस है या अल्सर की समस्या है
तो वो सामान्य श्वसन के साथ करें, वो कपालभाति इत्यादि के साथ तो बिल्कुल भी ना करें, जोर ना दें। इसके साथ में जो योनि रोग हैं, जिनको या गुदा भ्रंश है या योनि भ्रंश है, इस तरह के रोगों में बाह्य प्राणायाम के साथ कर लिया जाए। और मूल मंत्र तो हमने कहा था, अभी भी आप लगा करके बैठ सकते हो, तो मूल मंत्र तो जितना लगाओ उतना ज्यादा लाभकारी। इसके साथ में किसी को गले की कोई समस्या है या थायराइड का रोग है, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति कपालभाति अथवा उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कर ले। बाकी सभी रोगी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं जिनको भी स्वास्थ्य लाभ लेना है। और फिर एक चिंतन, कैसा चिंतन? हम लोग जो ना मान लेते हैं ना, जैसे आज भी सुबह बात कर रहे थे, हाय अब तो डायबिटीज हो गया तो अब ये ठीक नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर ने कहा है, थायराइड हो गया ये ठीक नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर ने कहा। देखो एलोपैथी का स्वभाव ही ऐसा है, उसका सामर्थ्य ही इतना है कि एलोपैथी में ना डायबिटीज का इलाज है, ना उसके अंदर आपका थायराइड की समस्या ठीक हो सकती है, ना आज तक किसी का कमर का दर्द ठीक कर पाए, ना माइग्रेन ठीक कर पाए, कोलेस्ट्रॉल किसी का ठीक नहीं कर पाए, ना आज तक किसी का जो है बीपी की समस्या ठीक हो पाई है एलोपैथी के ट्रीटमेंट से, ना किसी का हार्ट ठीक हो पाया, ना किसी का घुटनों का दर्द ठीक हो पाया आज तक। ऐसी कितनी ही समस्याएं हैं जिनका समाधान 90% समस्याओं का है ही नहीं एलोपैथी के अंदर। ये एलोपैथी की लिमिटेशन है, लेकिन हमें ये समझना है कि हमारा जो अस्तित्व है वो बहुत सक्षम है, बहुत सामर्थ्यशाली है। हमें जो चिंतन करना है उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना है। तो हमें क्या सोचना है, इसे बताने से पहले एक चीज के ऊपर ध्यान देंगे। देखो हम आज सुबह भी बात कर रहे थे कि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है। सेल्स, कितने सेल्स है? करीबन 37 ट्रिलियन सेल्स, 370 खरब कोशिकाएं। सोच के देखो, आंखों की अलग प्रकार की, लीवर की अलग प्रकार की, कान के अलग प्रकार के, जो मस्तिष्क के होते हैं वो न्यूरॉन्स, उनको अलग प्रकार के होते हैं, पेट के अलग कोशिकाएं होती हैं, आपकी मांसपेशियों की अलग कोशिकाएं होती हैं, आपको जो है लाल रक्त कोशिकाएं अलग, श्वेत रक्त कोशिकाएं अलग, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो ऐसे मिला करके 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे पूरे शरीर के अंदर है। अब ये जो 37 ट्रिलियन सेल्स है, इनमें मात्र रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, जिनको लाल रक्त कोशिका कहा गया, ये रेड ब्लड सेल्स एकमात्र ऐसे हैं जो जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जिसको हिंदी में केंद्रक कहते हैं। बाकी सबके अंदर न्यूक्लियस होता है। अच्छा, इस न्यूक्लियस का काम क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जो एक बार सेल बन गई, क्या वो दोबारा मतलब खत्म नहीं होती? खत्म होती है, नहीं बनती। एकमात्र न्यूरॉन्स ऐसे हैं जो हमारी मस्तिष्क की और नर्वस सिस्टम की जो कोशिकाएं हैं, जो बन गई तो उसके पश्चात अगर खत्म हुई तो उसकी रिकवरी नहीं होती। बाकी पूरे शरीर के अंदर सब सेल्स की रिकवरी संभव है, अलग अलग स्तर की। अब जैसे लीवर सेल्स की बहुत फास्ट होती है, बाकी के सेल्स की उतनी फास्ट नहीं होती जितनी लीवर सेल्स की होती है, लेकिन होती है। ये कैसे होती है कि भाई जो पहले सेल खत्म हो रहा है तो नया सेल बनना है, ये जानकारी कौन देता है? ये केंद्रक देता है, न्यूक्लियस। और तो और आपकी वंशानुगत सारी जानकारी स्टोर करके रखता है ये न्यूक्लियस। एक तो सेल आंखों से नहीं दिखता, उसके अंदर एक उससे भी छोटा, उसके साइज का करीबन 5-7% साइज, अधिकतम 10% साइज लिए हुए बना होता है ये न्यूक्लियस। वो कितना छोटा होता होगा? और उसके अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर आपकी सारी वंशानुगत जानकारी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आप कितने लंबे होंगे, आपके बालों का रंग कैसा होगा, आपकी आंखों का रंग कैसा होगा, आपके हाथ प्रकार किस प्रकार के होंगे, ये सारी जानकारी, जिसमें से अभी तक मनुष्य सब प्रकार की जानकारी को एक्सट्रैक्ट भी नहीं कर पाया है कि क्या क्या है, वो सब कुछ उस न्यूक्लियस के अंदर होती है। और वही न्यूक्लियस आपके सेल के दिमाग की तरह कार्य करता हुआ ये बता रहा होता है कि कब तुम्हें डिवाइड होना है। और वो ये भी बताता है कि शरीर में अगर कोई इंफ्लेमेशन हो जाए, शरीर के किसी भाग को शक्ति की जरूरत हो तो दूसरे भाग में शक्ति पहुंचानी है, ये भी न्यूक्लियस बताता है। उस कार्य में भी लगता है, क्योंकि अगर आपको कहीं कोई समस्या हो, इस हाथ में समस्या हो, तो पूरा शरीर आपका उस हाथ की समस्या दूर करने में लग जाता है, उस एनर्जी को वहां तक पहुंचाने में, उसको वहां से उस समस्या से बाहर निकालने में लग जाता है, अगर आप लगा सकें तो। वैसे जेन्युइनली खुद भी लगता है, लेकिन हम इसको सजगता से और अपना जो है जागरूक अवस्था में अपने चिंतन से इसको और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि आपके सेल का माइंड है, ब्रेन है, मस्तिष्क है। और जैसे एक ब्रेन यहां कार्य कर रहा है, तो करीबन ये 37 ट्रिलियन सेल्स के अंदर उनके अपने अपने ब्रेन्स
काम कर रहे हैं। अब ये भी चिंतन कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और इसीलिए कहते हैं मनस्तत्व पूरा वैसे तो व्याप्त है शरीर के अंदर। तो अब आप सोच करके देखिए कि जिस क्षण आपने सोच लिया कि मुझे डायबिटीज हो गई, अब ये ठीक नहीं होगी, तो आपने पूरे अस्तित्व को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अब ये बीमारी ठीक नहीं होगी, तो आपका अस्तित्व उससे पहले ही हार मान के बैठ जाएगा। आपका कोई भी सेल उसको ठीक करने का प्रयास कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास में तो इंस्ट्रक्शन ये आ गया कि ये ठीक होगा ही नहीं। और वहीं अगर आपने सोच लिया कि मुझे इस बीमारी से बाहर निकलना है, तो आपकी कंप्लीट एग्जिस्टेंस आपको उस बीमारी से बाहर निकालने के पुरुषार्थ में लग जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सोच समझ करके चिंतन करना चाहिए हम लोगों को। जो सोच रहे हैं वो पूरे हमारी बॉडी पर, पूरे अस्तित्व पर प्रभाव डालता है। ये बहुत ही प्रभावकारी तत्व है हमारे जीवन का, तो इस बात को समझ लीजिए। इसीलिए हम लोगों को किस प्रकार का चिंतन रखना है? हम लोगों को रखना है चिंतन कि मैं स्वभाव से रोगी नहीं हूं, तो मैं क्या हूं? स्वभाव से योगी हूं। ऐसी भावना बनाते हुए जब प्राणायाम भी करें तो लगातार चिंतन करते जाएं। जहां पे भी समस्या है, भाई डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, थायराइड की समस्या हो, घुटनों में दर्द रहता हो, पिंडलियों में दर्द रहता हो, मांसपेशियों में दर्द रहता हो, हड्डियों से संबंधित कोई रोग हो, त्वचा से संबंधित कोई रोग हो, तो कंटिन्यूअसली उसका थिंकिंग में लेकर के आए बार बार, ये ठीक हो रहा है, ये हील हो रहा है। इस चिंतन के साथ में योग का अभ्यास करते जाएं। और मात्र योग का अभ्यास नहीं होगा, फिर दिन भर में भी आपके अंदर वो सकारात्मकता, ये विचार लगातार बना रहेगा कि मैं ठीक हो रही हूं। और आपका पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस, आपका पूरा का पूरा अस्तित्व, आपका पूरा का पूरा शरीर उस रोग से लड़ने में अपनी शक्ति लगाएगा। और फिर आप देखो कितनी जल्दी आप बाहर निकल करके आते हो उस रोग से। और ये सच में काम करता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि व्यक्ति के मनोबल का उसके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप इतनी हिम्मत करके इतने दूर दूर से यहाँ हरिद्वार में पहुंचे हो, तो मनोबल तो किसी का भी कमजोर नहीं है। आप अपने घर से समय निकाल करके योग कक्षा का संचालन कर रहे हो, लोगों को ठीक करने के लिए प्रयास कर रहे हो, तो मनोबल तो कमजोर नहीं है। लेकिन अभी हमें इस मनोबल को और मजबूत बनाना है। क्यों? क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत कुछ करना है अपने इन्हीं अभ्यासों से। और उसको करने के लिए हमें अपने मनोबल को, मतलब जिसका स्ट्रांग है उसका और स्ट्रांग बनने की, होने की संभावना तो वैसे ही बढ़ जाती है, तो उसको स्ट्रांग बना करके रखना है। तो कैसी भी विषम परिस्थिति आए, हम लोगों को निराश नहीं होना, चाहे वो किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो। तो ऐसे उस चिंतन के साथ में कि मैं स्वभाव से रोगी नहीं, मैं योगी हूं, और साथ में बीमार रहना मेरा मूल स्वभाव नहीं है। इसके साथ में अपने स्वरूप में रहते हुए भगवान को सभी नाम रूपों में प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए, जो भी हमारे संबंध है, जो भी हम लोगों का, जिन भी नाम रूपों का हम जप करते हैं, मानते हैं, या जो भी हमारे आसपास है, पेरीफेरी में जो भी कुछ हम जानते हैं, उसको सबको भगवान का स्वरूप मानते हुए हम लोगों को पूर्ण रूप से भगवान की अनुभूति का तभी होगी जब हम सब जगह उसको देखने का, अनुभव करने का प्रयास करना शुरू कर देंगे। तो तब उस रूप में मानते हुए भगवान का के आशीर्वाद को, उसके सानिध्य को सतत अनुभव करते हुए हम लोग योग का अभ्यास करें, प्राणायाम का, आसनों का, ये सारा अभ्यास करते जाएं और उस संकट से बाहर निकलने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। चलो अब एक अगली बात करते हैं। कमर में कितने लोगों को दर्द है? हाँ, मैं स्वभाव से रोगी नहीं हूं। तो इसको कैसे ठीक करना है? हाँ देखो, एक चीज और जानो, आपको थोड़ा सा एक्यूप्रेशर का भी बता देती हूँ। सबसे पहले पेट का बता देती हूँ, ऐसे एक एक करके बताते चलेंगे। हमारे पॉइंट्स होते हैं ना एक्यूप्रेशर के भी, तो उसमें कमर दर्द वाला पॉइंट भी बड़ा अच्छा काम करता है। और इसके साथ में अभी हम लोग आसन करेंगे, उसमें वो आसन को समझेंगे, आसनों का अभ्यास भी करेंगे। तो देखो, जो पेट का अभ्यास है उसमें एक तो ये गैस का पॉइंट है, ये पित्त बढ़ने का पॉइंट भी है, ये पॉइंट हम लोगों का, ये यहाँ पे, ये बहुत अच्छा काम करता है। और दर्द भी अक्सर रहता है इसके अंदर। हल्की फुल्की समस्या अक्सर लोगों के साथ पेट से संबंधित चलती रहती है। एक दूसरा पॉइंट है कब्ज वगैरह की समस्या के लिए। वो कहाँ है? वो आपकी कन की उंगली के नीचे वाला जो हथेली का पोर्शन है ना, ये यहाँ, ये आपका
कब्ज की समस्या का पॉइंट है। और फिर उसके पश्चात यहाँ पे जो ये अंगूठे से नीचे आते हैं ना, यहाँ आपकी हथेली से जस्ट नीचे, एक उंगली नीचे, यहाँ ये पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुला से संबंधित पॉइंट है। एक्यूप्रेशर का जो सिद्धांत है वो भी पंच महाभूतों के ऊपर कार्य करता है। अब यहाँ पे क्या, एक्यूप्रेशर मतलब एक्यूट प्रेशर देना किसी जगह पे, और वो प्रेशर किन पॉइंट्स पे होता है, उन पॉइंट्स पे जो हमारे उन अंगों से संबंधित पॉइंट्स होते हैं। तो प्रेशर देने से वहाँ जो झंझनाहट होती है, वहाँ जो एक इलेक्ट्रिक बहुत ही माइन्यूट लेवल का जो एक विद्युतीय संचरण होता है, उसके माध्यम से उस नस में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो ब्लॉकेजेस खुलते हैं, और वो खुलने की वजह से हमें एक्यूप्रेशर से बहुत राहत मिलती है। तो योग का अभ्यास भी करें और एक्यूप्रेशर का भी ये पॉइंट का करें। बाकी के पॉइंट आपको बताते रहेंगे। अभी मैंने पेट से संबंधित मुख्य रूप से आपको कितने पॉइंट बताए, 3। एक ये पॉइंट बताया, ये जो आपकी तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच में, थंब और 4 फिंगर के बीच में, यहाँ ये जो पॉइंट है। दूसरा एक पॉइंट कब्ज के लिए बताया जो आपका यहाँ पर है, और फिर एक पॉइंट मैंने पाइल्स और फिशर्स के लिए बताया। हाँ, अब चौथे पॉइंट पे आ जाओ। ये चौथा पॉइंट मैं आपको बताऊं, उसमें आपको फील करना है, क्योंकि आप जो है बैठे हुए हैं, तो वो है आपका पिंडली में। ये जो पिंडली होती है ना, इसको पिंडली के पीछे वाले भाग को अंगूठे से प्रेस करके दबाएं। ये जो पिंडली वाला, जो पिंडली मतलब आपका ये काफ, ये जो यहाँ पे पिंडली, ये जो पिंडली क्या बोलते हैं इसको कर्नाटक में, हाँ, मीनकंड। हाँ, तो मीनकंड में प्रेशर देना है हम लोगों को मीनकंड में दबाना है। और दबाने को क्या बोलते हैं, वत्तोदू। हाँ, तो मीनकंड में वत्तोदू तो वो ऊपर से लेके नीचे तक जो पॉइंट्स आपके चलेंगे, उसमें आपके लीवर के पॉइंट भी आते हैं, आंतों के पॉइंट भी आते हैं। तो वो पूरा आपको गैस्ट्रिक की समस्या हो, किसी को भी लूज मोशंस लगे, पॉइंट्स दबाइए पिंडली के, या किसी को भी गैस हो रही हो, पेट में अफारा हो रहा हो। और ये जो बचपन में हींग लगाने वाला कार्यक्रम था ना, ये सिर्फ बचपन में प्रभावी नहीं था, ये बड़े होकर के भी प्रभाव करता है। तो जिनको गैस की समस्या रहती है, वो नाभि में हींग लगा के अभी भी काम करता है। आप करेंगे उसको अभ्यास को। तो ऐसे कुछ आप लोगों को घरेलू उपचार भी बीच बीच में बताएंगे, लेकिन अभी हम एक्यूप्रेशर के बीच में आ गए थे ये बताने के लिए। तो पिंडली भी हमारी बहुत अच्छी काम करती है इसमें। और जैसे जहां जहां हमारे हाथों में पॉइंट होते हैं ना, वैसे ही हमारे तलवे में भी पॉइंट होते हैं। अच्छा, अब अगले विषय के ऊपर आए। अगला विषय है कमर दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, सियाटिका। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत कॉमन हो चुका है हमारे बीच में। है क्या ये सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस? देखो, हमारे जो ये जहां हमारा सिर पूरा होता है, वहां से गर्दन शुरू होती है, और गर्दन से लेकर के नीचे टेल बोन तक जो हमारे पूरे शरीर को एक शेप दे रही है, एक स्ट्रक्चर दे रही है, सपोर्ट दे रही है। और जो हमारे, जब हमारे शरीर का निर्माण हमारे माँ के गर्भ में हुआ था, तो सबसे पहले ये स्पाइन ही बन करके तैयार हुई थी। हमारी स्पाइन है, ये मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है। और ये जो है ना, इसमें मुख्य रूप से आपके 29 वर्टिब्रास होते हैं, मन के होते हैं। अब उसमें जो ऊपर के 7 होते हैं ना, C1 से लेकर के C7 तक, वो होते हैं सर्वाइकल, जो आपकी गर्दन में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। C1 से लेकर C7 तक जो 7 मन के होते हैं, ये सर्वाइकल वाला एरिया है। तो ये आपके सर्वाइकल के नीचे थोरेसिक होते हैं 12, फिर लुम्बर होते हैं, सेक्रम, कोकिंग्स। ये अपने अपने कार्य के आधार पर, अपने अपने स्ट्रक्चर के आधार पर इनको बांट दिया गया है बायोलॉजिकली। पूरे में एक में देखा जाए तो पूरी एक मेरुदंड है। और जैसे गर्दन का जो भाग होता है, उसके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, उसका जो मूवमेंट का एरिया है वो अधिक होता है, लिमिटेशंस कम होती हैं। लेकिन जो अगर थोड़ा नीचे आते जाएंगे जैसे जैसे, तो हमारी बाकी के स्पाइन का जो मूवमेंट है वो थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता जाता है, कम होता जाता है। और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इस आधार पर निर्भर करती है कि हम कितना व्यायाम करते हैं, वैसे कितनी एक्सरसाइजेस करते हैं। तो हमारी कमर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, वो नहीं होती है ना, इसी वजह से हम लोग जो ना कमर दर्द से ज्यादा हम लोग जूझते रहते हैं। और महिलाओं में तो इसके पीछे कई कारण होते हैं, कारणों पे बाद में आते हैं। अभी इसमें समस्या को समझते हैं, पहले सर्वाइकल को और स्पॉन्डिलाइटिस को समझते हैं। तो सर्वाइकल क्या है कि जब कोई भी डिफॉर्मिटी हमारी सर्वाइकल
वाले पार्ट में आती है, गर्दन के इस भाग में आती है, तो सर्वाइकल हमारा एक दर्द उत्पन्न होता है। और स्पॉन्डिलाइटिस क्या है कि वहीं उन्हीं भागों से जो नसें निकल करके हमारे हाथों में फैल रही हैं, जब वो कहीं दबने लगती हैं या उनके अंदर गैस भर जाती है, जिसको कहते हैं वात, अगर तत्व उनके अंदर भर जाए या वो कहीं दबने लग जाए, तो वो हमारा पेन होता है स्पॉन्डिलाइटिस वाला। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, पहले उसको समझ लीजिए।